अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, क्या हाल चाल है, कैसे है मेरा बेटा आप सब। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने जो मेरा बेटा दो टॉपिक्स के ऊपर बात करनी थी रिमेनिंग रिपल टैंक से रेलिवेंट जो हमारा क्वेश्चन रह गए थे मेरी जान, वो ये था कि हमने रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को स्टडी करना था। बहुत आसान है मेरे बच्चे, कुछ में मुश्किल तो नहीं है। बाकी आप लोगों की मीम्स मेरा बेटा मुझे मिलती रहती है, कितनी खूबसूरत मीम्स बनाते हो, बंदे की शक्ल अच्छी आ जाए तब बंदा मीम्स बना लेता है। बंदा वो इधर उधर की शक्ल बनाई होती है, आप लोगों ने मीम्स बना देते हो। चलो खुश रहो, जीते रहो मेरा पुत्र, कोई मसला ही नहीं है। 10th क्लास लाइव फिजिक्स, चले जी। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमें दो टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है भाईजान। एक आपके पास है रिफ्रैक्शन और एक है डिफ्रैक्शन। रिपल टैंक के बारे में वी हैव डन कि उसके ऑपरेटर्स किसे कहते हैं या फिर उसका ऑपरेटर्स क्या है, इस चीज के बारे में बड़ी डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके अलावा मेरे शहजादों, हम ये भी देख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स क्या है, और आज हमें जो करना है वो रिफ्रैक्शन है या फिर डिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। हाँ मेरे बच्चे जी, मेरा बेटा 37 लोग हो चुके हैं। तो अब आप लोगों की जो चैट है उसको मैं डिसेबल करने जा रहा हूं, और ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के ऊपर हो। जी, एंगल ऑफ प्रोटेक्टर से 90 डिग्री की रेफरेंस लाइन लगानी होती है। इनकी चैट डिसेबल कर दे, चैट डिसेबल कर दे। अच्छा मेरे बेटे, अब आप लोगों ने रिफ्लेक्शन को समझने से पहले एक बात बता दूं मेरा बेटा, रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है कि जब बैरियर आपने प्लेस किया वाटर वेव्स के पाथ में, बैरियर मतलब रुकावट को रखा। ये हमारे पास एक लकड़ी का बैरियर था, एक लकड़ी की रुकावट थी। कुछ वाटर वेव्स इससे टकराने के बाद वापस आ गई, तो उसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स कहा। कुछ वाटर वेव्स इसको टकराने के बाद क्रॉस कर जाएंगी। अब जो वाटर वेव्स क्रॉस कर गई हैं टकराने के बाद, उनका पाथ थोड़ा सा बेंड होगा। ऐसा क्यों होता है? याद रखिएगा, आपके पास जब भी रिफ्रैक्शन का वर्ड आए, ये पॉइंट मेरा बेटा सुन ले ध्यान से, उसके बाद आपको रिफ्रैक्शन को समझना कुछ मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद आपको रिफ्रैक्शन को समझना कुछ मुश्किल नहीं होगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा मेरा बेटा, जब भी रिफ्रैक्शन होती है वो होती है स्पीड में चेंज की वजह से। जब भी रिफ्रैक्शन होती है स्पीड में चेंज की वजह से होती है। जब भी रिफ्रैक्शन होगी, चाहे वो लाइट की हो या किसी भी वेव की, रिफ्रैक्शन होगी एंटर्ड हो जाना, क्रॉस कर जाना। मेरा बेटा जैसे कि अगर लाइट की बात करूं तो जहां से दोनों तरफ देखा जा सके, लाइट में एंटर्ड हो सके, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी तरह जो वाटर वेव इस बैरियर को क्रॉस करके आगे चली जाएंगी, उन्हें रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव कहेगा। मेरा बेटा मैंने कहा इसकी जो रीजन होती है, वो किसी भी टाइप की वेव आ जाए वो स्पीड में चेंज की वजह से है। वो मेरा बेटा आपके पास स्पीड में चेंज की वजह से है, स्पीड में चेंज की वजह से है। दूसरी मेरी जान, हमारे पास कुदरत का यह फिनोमेना है कि जब भी आपके पास रिफ्रैक्शन होगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। मेरा बेटा अगेन वही बात कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, एक जैसी होगी, तो मेरा बेटा वो कब होगी? जब हमारे पास फिनोमेना कौन सा होगा? रिफ्रैक्शन का। अगेन ये दो की पॉइंट्स है जो इसके आप ये कह सकते हो निचोड़ है इस टॉपिक का, रिफ्रैक्शन का, कि जब भी रिफ्रैक्शन होगी तो मेरा बेटा एक तो ये कि स्पीड में चेंज की वजह से होगी, और दूसरा इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। हम लोगों ने वेवलेंथ स्पीड ऑफ द वेव के लिए फॉर्मूला पढ़ा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कहता हूं रिफ्रैक्शन के केस में, तो इस बात का मतलब है वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेलोसिटी और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
वेवलेंथ। अब मेरा बेटा जब आपने बैरियर प्लेस किया, फोर्स करो, यहां पे एक वाइब्रेटर है जिससे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वेव स्ट्रेट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ऊपर जाते हुए इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा, ये आपके पास डेप्थ है और ये आपके पास शैलो सरफेस है, दरमियान में बाउंड्री है जहां पे आपका बैरियर पड़ा हुआ था। जब बैरियर पानी की सरफेस के अंदर पड़ा होगा, पानी की दो सरफेस बनेगी। जब बैरियर पानी की सरफेस के अंदर पड़ा होगा, पानी की दो सरफेस बनेगी, एक डेप्थ और दूसरी शैलो। एक डेप्थ और दूसरी शैलो, मतलब लकड़ी की ऊपर वाली सरफेस को हम शैलो सरफेस कहते हैं, उसके नीचे वाली को डेप्थ कहते हैं। मेरा बेटा याद रखिएगा, डेप्थ में स्पीड हमेशा ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द शैलो सरफेस। यहां पे स्पीड लेस होती है या कम होती है। इस बात को समझाने के लिए मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि मेरे बेटे, आपके पास जब आप स्विमिंग करते हो, अगर डेप्थ में जाते हो तो ज्यादा तेजी से मूव कर पाते हो, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेप्थ में स्पीड ज्यादा है। अगर डेप्थ में स्पीड ज्यादा है तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। इसलिए यहां पे देखें, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, बाउंड्री के बाद ये डिस्टेंस कम हो गया। इस बात का मतलब है यहां पे अगर स्पीड कम है तो वेवलेंथ भी कम आ रही है, यहां पे स्पीड ज्यादा है तो वेवलेंथ भी ज्यादा आ रही है। सो मेरी जान, जब आपकी वाटर वेव्स शैलो से डेप्थ या डेप्थ से शैलोर में जाएंगी तो इनकी स्पीड में चेंज आएगा। ये बात तो समझ में आ गई मेरा बेटा। सिमिलरली जब वाटर वेव्स बैरियर के साथ टकराएं और वो शैलो से डेप्थ में जाएं या डेप्थ से शैलोर में आए, तो दोनों केसेस में इनकी स्पीड में चेंज आएगा। जब स्पीड में चेंज आएगा मेरा बेटा, तो एक लाइट, जैसे कि हम बात यहां पे एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंग जो पेज नंबर 13 पे 10.5 डायग्राम बनी है, उसमें देखो, जब वाटर वेव इस बैरियर से टकरा रही है, टकराने के बाद मेरा बेटा उसके पाथ में थोड़ी सी बेंडिंग आ गई है, उसके पाथ में थोड़ी सी इंसिडेंट रे है और ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, गुजरने वाली, रिफ्रैक्टेड, आर वाला वर्ड यूज कर रहा हूं मेरा बेटा। तो मेरे बेटे यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। अब इससे सिर्फ इतनी सी ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, द बेंडिंग ऑफ वेव, बेंडिंग ऑफ वेव जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई, when wave enters from one medium, when wave from one medium enters into the second medium, so its direction of travel or its direction of travel, ट्रेवलिंग की जो इसकी डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इस चीज को, इस फिनोमेना को मेरा बेटा नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स का। डेफिनेशन पेज नंबर 14 पे लिखी हुई है, दरमियान वाली डायग्राम भी मेरा बेटा मैंने आपको क्लियर कर दी। अगेन, व्हेन अ वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, शैलो से डेप्थ में या डेप्थ से शैलोर सरफेस में, दोनों केसेस में इसकी स्पीड में चेंज आया और स्पीड में चेंज की वजह से, और स्पीड में चेंज की वजह से डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग में चेंज आता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। मेरा बेटा होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर मेरे बेटे यहां तक क्लियर हो जाता है तो मैं आप लोगों की चैट एक दफा एनेबल करके पूछ लेता हूं, उसके बाद मेरा बेटा मैं फिर आप लोगों को पढ़ा देता हूं डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। तो मेरे बेटे क्लियर का कमेंट कर दे ताकि इसको रेस करने के बाद मैं आपको डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स बता दूं। चले गुड्डा मेरा बेटा चैट दोबारा डिसेबल कर दें। अब मेरा बेटा आपने इस चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव्स रिफ्लेक्शन, जी भाईजान। अब मेरा बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिफ्रैक्शन है। इसको मैं रेस करने जा रहा हूं, वो हमारे पास मेरी जान आ रहा है
डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। वो मेरा बेटा हमारे पास आ रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव मेरा बेटा क्या चीज होती है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत बहुत आसान है ये इन दोनों में से आसान है। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ वेव, डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव, डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। बहुत बहुत आसान टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटे। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स है, मैं क्या करता हूं, स्ट्रेट वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं स्ट्रेट वेव फ्रंट के पाथ में रख देता हूं स्लिट्स, दो बैरियर, दो रुकावटें रख देता हूं मेरा बेटा। ऑब्स्टेकल्स में कहते हैं रुकावट को, दो रुकावटें रख दी मेरा बेटा, रुकावट ये जी, दो बैरियर दो रुकावटें मेरा बेटा मैंने यहां पे रखी। अब आप खुद देखो कि आपके पास इन स्ट्रेट वेवफ्रंट्स को पास होने के लिए, इन वेव्स को पास होने के लिए यहां से सिर्फ इतना रास्ता बढ़ता है, जब स्ट्रेट वेवफ्रंट इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये सेमी सर्कल, आधे सर्कल के पैटर्न में वेव इस तरह स्प्रेड होगी, आधे सर्कल के पैटर्न में वेव इस तरह स्प्रेड होगी। द बेंडिंग आर स्प्रेडिंग ऑफ वेव, द बेंडिंग आर स्प्रेडिंग ऑफ वेव, द बेंडिंग आर स्प्रेडिंग ऑफ वेव, द बेंडिंग आर स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड, किसके अराउंड, द शार्प एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, अराउंड द शार्प एजेस, इसके कोनों से वेव का स्प्रेड होना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। इसको क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा, डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव। एक चीज, एक शर्त आप लोगों ने याद रखनी है कि आप चाहते हो कि आपको इस तरह सेमी सर्कल के पैटर्न में डिफ्रैक्शन नजर आए, आप चाहते हैं सेमी सर्कल के पैटर्न में डिफ्रैक्शन नजर आए, उसके लिए मेरे बेटे जरूरी है कि आपके पास स्लिट के दरमियान का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, स्लिट्स के दरमियान का डिफरेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स मस्ट बी, होना चाहिए कंपेरेबल विद द वेवलेंथ, मस्ट बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ, मस्ट बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है मेरा बेटा, एक तरह से दूसरे, इन दोनों का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली जब सेम होगा तो हमारे पास आपको एक डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग क्लियरली नजर आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते, सपोज मेरे पास ये स्ट्रेट वेव फ्रंट्स है, मेरा बेटा मैं स्लिट के दरमियान का इतना बड़ा डिस्टेंस कर देता हूं तो आपको कोई क्लियर डिफ्रैक्शन नजर नहीं आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट वेव फ्रंट्स पहले की तरह ही नजर आएंगे। तो मेरा बेटा यहां पे क्लियर डिफ्रैक्शन नजर नहीं आ रही। क्लियर डिफ्रैक्शन, सही तरह से डिफ्रैक्शन के पैटर्न को देखने के लिए एक शर्त जरूरी है, वो शर्त ये है कि आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स मस्ट बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव। यहां तक आपका मेरा बेटा टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब जो क्वेश्चन लोगों का है कि जनाब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी डेफिनेशन ऑफ रिपल टैंक, सेकंड वन आप बताओगे इसकी कंस्ट्रक्शन, डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद मेरा बेटा आप रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन करोगे प्लस डायग्राम, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन करोगे प्लस डायग्राम, उसके बाद डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन करोगे प्लस डायग्राम।
ये था जनाब। उसके अलावा मेरे भाई, एक भाईजान ने कहा कि सर पता नहीं कौन सी डायग्राम वो कह रहे थे, समझा दे। 10.4 फिगर 10.4 किस चैप्टर की भाईजान कह रहे हैं? वो तो मेरा बेटा हमारे पास वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बढ़ता बढ़ता कम हो जाता है रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। अगेन इनका जरा डिसेबल कीजिएगा चैट। जी मेरा बेटा, थ्योरेटिकली आपका सारे का सारा चैप्टर यहां तक कंप्लीट हो जाता है। रिपल टैंक को हमने 2 दिनों में मेरे बच्चे इसलिए किया ताकि आपको किसी किस्म का कोई इश्यू ना रहे, डाइजेशन में मेरी जान कोई मसला ना हो, पेट ना खराब हो। इसलिए मेरा बेटा मेरी कोशिश होती है कि जितना इजीली डाइजेस्ट किया जा सके उतनी खुराक दूं। सर पेज नंबर 13 पे दरमियान में जो डायग्राम बनी हुई है, पेज नंबर 13 पे दरमियान में जो डायग्राम बनी हुई है वो सिर्फ एक उन्होंने एग्जांपल दी है कि भाईजान आपके पास फर्ज करें एक वाइब्रेटर जो कि फ्रीक्वेंसी की वेव्स पैदा कर रहा है पानी के अंदर, बस इस तरह उन्होंने बता दिया। डेप्थ में स्पीड ज्यादा क्यों होती है? डेप्थ में स्पीड इसलिए ज्यादा होती है, उसको कम से कम रुकावट का ऑब्जेक्ट को सामना करना पड़ता है, इसलिए स्पीड ज्यादा होती है। और ये कुदरत का फिनोमेना भी है मेरा बेटा। उसके बाद मेरे बच्चे डायग्राम नंबर 10.14 15 है, 14 कौन सी है? 14 मेरा बेटा यही थी कि अगर आपके पास यहां पे एक वाइब्रेटर है जिस तरह रिपल टैंक में था, वो वेव्स पैदा कर रहे हैं, यहां पे जो वेव्स थी उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा था, दरमियान में बैरियर है, उसके बाद वाली वेव्स में डिस्टेंस कम हो गया, तो ये चीज बताएगी कि यहां पे वेवलेंथ कम इसलिए है क्योंकि स्पीड कम है, यहां पे वेवलेंथ ज्यादा इसलिए क्योंकि स्पीड ज्यादा है, और दरमियान में बैरियर। और ये चीज बताएगी कि जब आपकी वाटर वेव डेप्थ से शेल्वर में जाएंगी तो उनकी स्पीड में डिक्रीज आ जाएगा, स्पीड में डिक्रीज की वजह से उनके पाथ में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। बस ये था रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए मेरा बेटा। अगेन वही बात, जब एक वेव जो बैरियर से टकरा के अगली वाली हिस्से में पहुंच जाती है तो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। उसकी वजह यह थी कि जब वाटर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उनके पाथ में, उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग, उनके जाने की डायरेक्शन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। उस फर्क आने की वजह भाईजान स्पीड में चेंज है। जब स्पीड में चेंज आएगा वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और मेरी बहन, वेवलेंथ होती है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस या एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस। मेरा बेटा मेरे ख्याल में मैंने ये 4 हेडिंग लिख के बता दी थी बच्चे कि इसमें याद क्या करना है। डेफिनेशन, कंसेप्शन, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन विद डायग्राम, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन विद डायग्राम, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन विद डायग्राम। एंड प्लीज अब मेरे बच्चे थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करना शुरू कर दें। ईच एंड एवरीथिंग जब बताई जाती है तो कान इस पे रखा करें ताकि एक क्वेश्चन जो चीज बता चुकी है उस पर ज्यादा टाइम मिला। आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर दो। सर अगर पानी ऊपर और नीचे गिरे तो पानी के झटके से तो वेव स्पीड तेज हो जाती है, लेकिन एमसीक्यूज में डिक्रीज लिखा है। यार मुझे आपकी समझ नहीं आई कि पानी ऊपर नीचे झटके से स्पीड डिक्रीज हो जाती है। सफान पुत्र, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आप जरा दोबारा बोले। सर जी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी तो सिर्फ डेफिनेशन और डायग्राम। मेरा बेटा अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि डिफाइन और एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन इन डिटेल, तो फिर आपको उनकी डिटेल लिखनी होगी। अगर आपने ये पूछा जाता है कि रिपल टैंक को डिटेल में बताएं तो आप इसको इस फॉर्म में शॉर्ट कर सकते हैं। आशा बेटा, वेव के एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक मेरा बेटा जो डिस्टेंस होता है और वेवलेंथ कहते हैं। मेरे बच्चे अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो मैकेनिकल वेव वाला जो हमारा लेक्चर था मेरी बहन उसको जरूर सुनिएगा। चैप्टर खत्म हो चुका है और अगर आपकी ये पूछे कि व्हाट इज वेवलेंथ
तो फिर तो गुस्सा तो आवे था ना मेरा पुत्र। सर अगर पानी ऊपर ऊपर से नीचे गिरे तो पानी के झटके से, और यार पाए ना ऊपर से नीचे आएगा तो भाई ऊपर से नीचे का तो शैलो से डेप्थ में आएगा तो स्पीड इंक्रीज करेगी, सिंपल। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एम्पलीट्यूड कहते किसे है मेरा बेटा? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। फर्स्ट करो, ये मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये आपके पास मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से यहां तक का डिस्टेंस, मैक्सिमम तक का डिस्टेंस, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और वैसे आपकी पूरी बुक में यहां पे फिलहाल जरूरी नहीं, फर्स्ट ईयर में आओगे तो वहां से पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द यस्टरडे एमसीक्यू, वाटर फ्लो फ्रॉम अप टू डाउन द वेव स्पीड, हाउ इज इट पॉसिबल? हो सकता है वो एमसीक्यू जी गलत हो भाई। सारा ने कहा जी सर एक दफा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन समझा दे। मेरा बेटा अगर वाटर वेव्स बैरियर से टकरा के वापस आ रही है और उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इनसे टकराने वाला एंगल इक्वल है तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स है। अगर वही वाटर वेव्स अगर बैरियर को क्रॉस करके आगे चली जाती है तो हमारे पास मेरा बेटा होता है डिफ्रेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। When a wave is moving in one medium, falls on the surface of another medium and bounces back into the first medium, and angle of incident is equal to the angle of reflection. Then reflection में मेरा बेटा when a wave moves from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of traveling changes. जी मेरे बेटे अब मुझे बता दें कि यहाँ तक क्लियर हुआ है तो मेरे बच्चे बताओ, अदरवाइज मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। किस किस को जरूरत है दोबारा एक्सप्लेनेशन की? मेरी रिक्वेस्ट को आप मेरा बेटा हमेशा माना करो कि जो मैं बात करता हूँ कि मैं जब लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे बच्चे आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। मेरा बेटा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में अगर देखो, अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करते हो लॉन्गिट्यूडनल में यही होगा, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफ्रैक्शन है। तो एक कंप्रेशन के और रेयरफ्रैक्शन के दरमियान के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। और एम्पलीट्यूड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे मेरा बेटा? जो हमारे पास उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उस वेव के अंदर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। हाँ जी, अर्थक्वेक वाली वेव्स को कहते हैं, मैंने भी गूगल कर लिया उसको। मेरा बेटा हमने मेजर टाइप्स ऑफ द वेव्स, उसकी टाइप्स में अगर आ जाए अलग चीज है। वोल्केनिक eruption, magma movement, large landslides and large man-made explosions that give out low frequency or acoustic energy, अर्थ लेयर के थ्रू ट्रेवल करती हैं। भाई जन कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें प्लीज, रेलिवेंट टू द टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। तो ये मेरे को ना पूछने लगा बेटा शाहरुख खान कब पैदा हुआ था, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। जी मेरे बेटे क्लास में जितने भी लोग हैं अपना क्लियर का कमेंट कर दें कि चैप्टर नंबर 1 जो कि मेरा बेटा रिपल टैंक था, इसमें मेरी जान इफ यू हैव स्टिल एनी कंफ्यूजन, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगा हो कि उसकी समझ नहीं है तो मेरा बेटा हम लोग मुझे बता सकते हैं, उसके बारे में जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज क्लियर का कमेंट करके मेरा बेटा मुझे बता दें। और लेक्चर के एंड पे मेरा बेटा आपसे फीडबैक लिया जाता है तो उसको जरूर सबमिट करवाया करें मेरा बेटा। बेटा ऐसी कोई डायग्राम जो कि मैंने छोड़ी हो रिपल टैंक की तो आप भी छोड़ सकते हैं। अगर 10.11 इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक, इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक, इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक, ये रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन है तो करनी है। जी जज़ाकल्लाह मेरा पुत्र, बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरा बेटा मैं अगेन बार बार वही रिक्वेस्ट करूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर, क्योंकि हमारे पास 35 मिनट का टाइम होता है और कोशिश होती है कि आपका जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कपड़े प्रेस कर रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, ड्यूरिंग द क्लास आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। डेढ़ से कितनी सी ख्वाहिश। मेरा बेटा ट्रांसवर्स वे में क्रस्ट और ट्रफ ही आता है ना भाई, तो मैंने आपको ये बताया था कि यहां से ये मेन लेवल होता है, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक
जीरो से मैक्सिमम तक दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में जाके आप पढ़ोगे, जो एक्स नॉट के इक्वल होता है। मोहम्मद, चले मेरा बेटा, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहे, जीते रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला सबको जन्नत में जगह दे। मेरे साथ अल्लाह हाफिज।